Good morning students, hope you have done your bio paper very well. So here we continue with our social studies revision. In this particular video हम deal करने वाले 100% sure shot, the most important, the most expected question answers from unit 1 to 11. Before we dive into this, we'll have a quick look at the pattern of our paper. As you know, आपके पास 21 units है, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ये देखिए. आपको फर्स्ट सेक्शन जो 2 मार्क्स का सेक्शन है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स ओनली 3 क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपको. ओके, अगर आपका पेपर जो एवरी ईयर जैसे सेट होता है उस तरह प्रॉपरली अगर सेट होता है आपका पेपर, जो आपको 3 क्वेश्चन आएंगे. ओके, आपका फोर्थ क्वेश्चन स्लोगन्स होगा. समटाइम्स इन प्लेस ऑफ स्लोगन्स दे आर आस्किंग यू टू राइट द क्वालिटीज. आपको किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से क्वालिटीज पूछ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या सुभाष चंद्र बोस जी हो. मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन का पूछेगा. सो स्लोगन की प्लेस में कभी क्वालिटीज पूछ रहा है. और आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैप ऑफ तेलंगाना होगा, जहां पे आपको आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ तेलंगाना उतार के कोई एक डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, मोस्ट पॉसिबली हैदराबाद या फिर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट दे में आस्क यू. सो अदर देन दैट अगर ये नहीं पूछा तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस हो गए. आपको कोई भी एक जनरल मैप दिया जाएगा. आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो के कौन सा मैप्स देंगे वो लोग, मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा. और वो मैप के ऊपर आपको 2 क्वेश्चंस करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 6 विल बी आइदर अ टेबल, आइदर अ पाई चार्ट और अ बार ग्राफ बेस्ड 2 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू कि आगे मेरा प्लान क्या है कि मैं ये सब चीजें आपको बताने वाला हूं. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शो यू, राइट. एंड देन आपको 4 मार्क के क्वेश्चंस में यू आर गोइंग टू हैव ओनली 7, 8 2 क्वेश्चन आंसर्स हो गए. ओके, आपको जैसे जानते हो कि 6 क्वेश्चन है. आउट ऑफ दिस आपको जो क्वेश्चन आंसर्स लिखना है वो सिर्फ 2 है. ओके, 9th क्वेश्चन विल बी आइदर अ पैम्पलेट और अ लेटर. मोस्ट प्रोबेबली पैम्पलेट आ सकता है, ठीक है. एंड देन 10th क्वेश्चन विल बी अ मैप, इंडिया और वर्ल्ड मैप. ओके, सो यहाँ पे इंडिया मैप आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वर्ल्ड मैप आने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं. बट समटाइम्स यू नो, सो कभी कभी वाइस वर्सा, कभी आपको वर्ल्ड इधर और इंडिया उधर भी आ सकता है. Then 11th and 12th question will be interpretation writing and analysis writing. मस्ट है ये 2 क्वेश्चंस, कैसे भी आपको यहाँ पे भी आएंगे 11 12 में, और आपको 17 18 भी इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस हो जाएगा. तो एक बार आप देखिए कि यहाँ पे कितने मार्क्स हो रहे हैं इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के. यहाँ पे 12 मार्क्स हो जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे 4 + 4 8 मार्क्स. सो ऑल टुगेदर आपके 20 मार्क्स हो गए यहाँ पे, isn't it? ये देखो 6 + 6 6 मार्क्स का सेक्शन है. सो यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पे 4 4 8 20 मार्क्स आपके इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द टॉपिक्स. मैं आपको अगली वीडियोस में, देखो ये मेरा प्लान है, ओके, जहां पे मैं आपको बाय इवनिंग टुडे इटसेल्फ मैं आपको यूनिट नंबर 12 to 21 के सारे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं. देन उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहां ये आज नहीं कल आपको मैं पूरे मैप के लोकेशन शेयर करूंगा. ओके, वर्ल्ड मैप एंड इंडिया मैप. आपको इंडिया मैप में पूरा सेग्रीगेट करके दूंगा, लैंड फॉर्म्स ऑल द यू नो एवरीथिंग आपको दूंगा. लैंड फॉर्म्स यानी कि मैं आपको रिवर्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या है, प्लेट्यूज क्या है, ये सारी चीजें आपको अलग अलग करके दूंगा, इंपॉर्टेंट वाले. और इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के टॉपिक्स मैं आपको देने वाला हूं सेम डे टुमारो. बट मेरे पास ऑलरेडी एक इंटरप्रिटेशन एनालिसिस की लास्ट टाइम की वीडियो है जहां पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इंटरप्रिटेशन कैसा लिखना चाहिए, राइट. तो यू कैन हैव इट, बट दिस इज एक्सेसिबल ओनली टू द चैनल मेंबर्स. जो चैनल मेंबर्स है उनको ही एक्सेसिबल है. एंड चैनल मेंबरशिप एज यू नो हैज बीन ड्रॉप्ड ओनली टू द 59, जस्ट 59 एंड नो अदर वीडियो. इसके बाद जितने भी वीडियोस होंगे वो सिर्फ चैनल मेंबर्स को एक्सेसिबल हो गए. ओके, एंड मोर ओवर आई डू हैव यूनिट 19, ओके, 11 19 ओके 20 21 के 1 शॉट वीडियोस मेरे पास में है. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, पोस्ट वॉर वर्ल्ड एंड इंडिया, ओके, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, सोशल मूवमेंट्स ऑफ आवर टाइम. ये इंपॉर्टेंट लेसन्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं. सो यू हैव 1 शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में सारा लेसन आपको मिलता है. सो यू हैव गॉट दिस. ओके, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन भी मेरे पास में है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, बट दीज आर एक्सेसिबल ओनली टू द चैनल मेंबर्स हु आर एग्जिस्टिंग मेंबर्स और हु वुड लाइक टू यू नो टेक इट बाय पेइंग जस्ट 59. देन अगली वीडियो इंटरप्रिटेशन एनालिसिस की टॉपिक्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स. आपके नेक्स्ट 3 डेज सारे मैं ऑब्जेक्टिव्स शेयर करूंगा, जहां पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हो गए, टाइमलाइंस भी हो गए, एवरीथिंग विल बी देयर इन दैट. फाइन. एंड देन गोइंग फॉरवर्ड आपका लास्ट सेक्शन में 13 14 15 यहाँ पे 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो गए. फिर आपको एक वर्ल्ड या इंडिया मैप होगा, इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस होगा. फाइन. सो मेरा एक सजेशन है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, आप पूरे अच्छे से आप लर्न कर रहे हो, सो दिस इज मोर देन इनफ. यहाँ से आप 3 आंसर्स अगर कर लिए, इफ यू आर लर्निंग एवरीथिंग, सो देन गो विद अ मैप. सो यू विल बी सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम इंटरप्रिटेशन एनालिसिस. ओके, लेकिन यहाँ तो आपको कैसे भी एक इंटरप्रिटेशन एनालिसिस लिखना ही लिखना है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है. ओके, चलो लेट्स बिगिन विद, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. आई मीन मैं लेसन वाइज आपको शेयर करने वाला हूं, जहां पे मैं आपको 2 4 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा, और उसी के साथ मैं आज आपको स्लोगन्स और एक क्वेश्चन आपको सजेशन बेस्ड आने वाला है. ओके, समटाइम्स दे आस्क अ क्वेश्चन फॉर सजेशंस. वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये सजेशंस पूछता है, तो ये दोनों भी मैं आपको बताऊंगा. सो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको सारे स्लोगन्स और सजेशंस के क्वेश्चंस दे देता हूं. सो बट अगेन सी, this is a area of creativity. Slogans you had to create on your own. हो सकता है कि आपको इसमें से पूछ ले या फिर नया भी आ सकता है, बट आपको ये पढ़ के तैयार रहना है
ओके और सजेशंस के क्वेश्चंस भी दे, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 है जहां पे आपको पूछ रहा है लाइक यू नो लेट्स स्टार्ट विद सजेशंस ओनली. सजेस्ट 2 मेजर्स टू इंप्रूव द ग्राउंड वाटर लेवल्स. ओके तो एवरी टाइम मैं सजेस्ट 2 मेजर्स नहीं पढ़ूंगा, मैं जस्ट 2 कहते जाऊंगा. नेक्स्ट वन है सजेस्ट 2 मेजर्स टू एंड caste discrimination. Okay, then to eradicate malnutrition among the children, malnutrition, lack of nutrition. Next, to promote friendly relationship among the countries, okay, among the nations, neighboring nations of India and others. Then next, to improve working condition of workers in unorganized sector. ठीक है, this is quite important. हाँ, अब अगर आप पहले, मेरा सजेशन है कि पहले मैं जो क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ ये पहले थोरोली पढ़ लो. इफ यू रीड ऑल द क्वेश्चन आंसर, आप सजेशन लिख सकते हो, आप इंटरप्रिटेशन एनालिसिस लिख सकते हो, आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्पफुल होगा. तो पहले आंसर्स लर्न कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स. ओके, कभी कभी मिलेट्स की जगह कोर्स सीरियल्स भी पूछ रहा है, रफ जो सीरियल्स होते हैं मिलेट्स. नेक्स्ट, टू इंप्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स. माइग्रेंट लेबरर्स अलग है, वो ओके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कंडीशंस ऑफ वर्कर्स अलग है. To increase the voter turnout percentage. Okay, next, to improve nutritional levels of people. Okay, इससे पहले जो न्यूट्रिशन का था वो माल न्यूट्रिशन among children था, ये न्यूट्रिशन लेवल among the people है. Next, to increase female literacy rate. Next, to reduce water pollution. Next, to control the growth of population. Next, to increase food production in India. Next, for implementation of election code of conduct. ये सब के लिए आपको सजेशंस लिखना है. आप आंसर्स पढ़ो, ये आ जाता है. देन स्लोगन्स, राइट 2 स्लोगन्स फॉर नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. यू हैव टू बी क्रिएटिव, थोड़ा राइमिंग रिदम होना चाहिए. देन नंबर 2 क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग अमंग द पीपल. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको ट्रेडिशनल फार्मिंग भी कहा जाता है. नेक्स्ट, टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. नेक्स्ट, ओके, इंडियन नेशनलिज्म. Next, importance of girl child's education. Next, importance of afforestation. Okay, to prevent wars. Next, ये next वाला था, prevent wars. Next, importance of agriculture. Next, importance of consumption of millets. वो जो था, you know, increase the production of millets था उस suggestion में, यहाँ पे consumption of millets. Next, against racism. ठीक है, slogans against racism. Next, to promote literacy. Next, okay, so because sometimes you know in their place they are asking the qualities. कभी कुछ पर्सनालिटी से क्वालिटीज पूछ रहा है स्लोगन्स की प्लेस में. सो मैं आपको ओके एक 4 या 5 नेम्स देता हूं आपको. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. क्या कैसे क्वेश्चन होगा, व्हाट क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डू यू लाइक, गिव रीजंस या व्हाई. ओके, सो B.R. अम्बेडकर जी, सनी एडसन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस एंड लाल बहादुर शास्त्री. मे बी अगर कुछ इसमें मिस हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा. अभी मैं 5 नेम्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. सो दिस वर स्लोगन्स, सजेशंस एंड द क्वालिटीज. यानी कि 2 मार्क्स यहाँ पे ये वाला कवर हो गया. ओके, अगली वीडियो में मैं आपको मैप्स ओके वगैरह बताने वाला हूं. अब हम इंडिया रिलीफ फीचर से आते हैं. सो मोस्टली इंडिया रिलीफ फीचर लेसन टॉक्स अबाउट, व्हाट इज दिस यूनिट टॉक्स अबाउट आर द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, दैट इज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इजंट इट. सो इसके बेस पे सो मोस्टली यहाँ पे 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं इस लेसन में. लेट्स स्टार्ट विद a 6 marks very very important question from this unit. ये यूनिट से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का अश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन में से एक सजेशन हो गया, सिर्फ 2 क्वेश्चन आंसर्स है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर्स है और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन आंसर्स है. राइट, इवन इफ यू काउंट दिस एज अ क्वेश्चन आंसर सजेशन में, सो 3 + 3 6 + 2 8, 21 यूनिट्स 8 क्वेश्चन आंसर्स. बट ऐसा नहीं है ओके, मैं 21 यूनिट्स 8 क्वेश्चन आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि नो वन कैन गिव यू एन एश्योरेंस के लेसन में से आता या कोई लेसन स्किप करना, ऐसा कोई नहीं बोल सकते. आपको पढ़ना है. और जब आप ये 8 क्वेश्चन आंसर्स के लिए इतना सारा कंटेंट पढ़ रहे हो तो इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स ये सब आपके लिए इजी हो जाएंगे. ओके, नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट यूनिट. फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स. एक्सप्लेन द पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज. सो पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज बोल सकते हैं, जो 3 रेंजेस है. अदरवाइज ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ रहा है, क्लासिफाई हिमालयाज एंड एक्सप्लेन. ठीक है, सो आपको लिखना है ग्रेटर हिमालयाज, ओके, शिवालिक्स एंड ऑल, ये सब लिखना है. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, मेंशन द मेजर रिलीफ डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम. ये मेजर रिलीफ डिविजन्स क्या है आपके, माउंटेन्स दैट इज हिमालयाज, प्लेट्यूज, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल ओके, कोस्टल प्लेन्स दैट इज ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो ये सब भी होता है इसमें. ठीक है, सो नॉर्दर्न प्लेन्स भी है. तो इसमें क्या करो, हिमालयाज आप कैसे भी पढ़ रहे हो, यहाँ पे रेंजेस ऑफ हिमालयाज
6 मेजर फिजिकल डिविजन है, उसमें से 2 एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा। तो एक हिमालयाज आप फर्स्ट आंसर में बोला, वहां से पढ़ रहे। सेकंड वन क्या करो, आप पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ लो। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू, सो हिमालयाज वहां से और पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 मिला के आप लिख सकते हैं। देन 4 मार्क क्वेश्चन, differences between eastern ghats and western ghats. Next, another 4 mark question, differences between eastern and western coastal plains. Okay, then another one, why are Himalayas important to India, that is India's development के लिए Himalayan कैसे important है। Next, what would happen if Himalayas are not there, अगर Himalayas नहीं होते तो क्या होता। Then next 4 mark question, Indo-Gangetic plains have high density of population, why? ओके, नॉर्थ इंडियन जो इंडिया और गंगा जो रिवर है वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है आपको, उत्तर प्रदेश एंड ऑल मध्य प्रदेश, सो व्हाई इट हैज अ ह्यूज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्वियसली इट इज यू नो पेरिनियल रिवर्स एंड फर्टाइल सॉइल। देन नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, फ्रॉम दिस आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल, सो अब हम यूनिट 2 पे जाते हैं, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो मोस्टली यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये यूनिट से। ओके, मोस्टली यहाँ पे आपको टेबल या बार ग्राफ ओके या एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी रिस्क नहीं लेना है तो कुछ मैं आपको 2 मार्क के आंसर्स बता देता हूं। दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट बट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट द सेम टाइम। जस्ट एक बार रीडिंग दे लो, सोशल है, रीड वंस नाउ एंड अगेन हैव अ रिवीजन बाय द एंड ऑफ अ डे, एक बार रात में एक बार रिवाइज कर लो बिफोर यू गो टू द बेड एंड देन अगेन ओके बिफोर 1 डे ऑफ योर एग्जाम। आपको 5 डेज है ना, तो पिछले एक दिन पहले यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले आप फिर से रिवीजन कर लो, यू कैन डू इट, रिलैक्स होके पढ़ लो। देन differentiate between national income and per capita income. Then next, okay, steps to be taken to improve schooling in India, ये suggestions में भी आ सकता है। Then what are the aspects taken as indicators of HDI, Human Development Index, कि क्या aspects consider किए जाते हैं, literacy rate, infant mortality rate, isn't it, ये सब भी है, और भी आपको चीजें देखना है। Then mention the reasons for low sex ratio in India, यानी फॉर एवरी ओके 1000 मेल्स के लिए कितने 1000 फीमेल चिल्ड्रन होते हैं, ये आपको लिखना है। देन अनदर 4 मार्क क्वेश्चन, हाउ डज द जेंडर बायस अफेक्ट व्हेन विमेन वर्क आउटसाइड देयर होम्स। जेंडर बायस जो इनइक्वालिटी होती है, आई मीन लाइक मेन आर गिवन मोर प्रायोरिटी, इंडिया हैज बीन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, सो विमेन आर बीन इग्नोर्ड नेग्लेक्टेड, तो इससे आउटसाइड होम क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, why do you think parents accord less priority to girl education as compared to the boys? Okay, girl education को हमारे पास इंडिया में so far दिया जाता था, अभी अवेयरनेस हो रही है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो इसमें मोस्टली है ना अनएम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इस पर ज्यादा फोकस है इस यूनिट में। 2 मार्क क्वेश्चन, राइट अबाउट द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट ये 2 मार्क का था। अभी हम एक 6 मार्क्स आपके साथ शेयर करता हूँ, क्लासिफाई द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, यानी प्राइमरी सेक्टर है जहाँ पे मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो या माइनिंग हो, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी सेक्टर के को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके जब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्री का कुछ प्रोडक्शन होता है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। थर्ड इज सर्विस सेक्टर, जहां पे ना किसी तरह का प्रोडक्शन होता है, इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, नो गुड्स प्रोडक्शन, सो वो टर्शियरी सर्विस सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ इज सर्विस सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट 2 मार्क क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड्स प्रोटेक्शन। नेक्स्ट another question, why are the working condition of workers in unorganized sector not improving even today, suggest measures। so ये 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं इनके वर्किंग कंडीशंस क्यों इंप्रूव नहीं होते, क्योंकि सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे डेफिनेट पैटर्न नहीं है, सैलरी ओके एक डिसाइडेड नहीं होती, उनको पब्लिक आई मीन लाइक उनको पेड लीव्स नहीं होते, उनको all the facilities that are being availed by the people who are working in the organized sector, ये सब इनको नहीं मिलता। तो इनके लिए इनके वर्किंग कंडीशंस को कैसे इंप्रूव किया जाए और इसके लिए क्या मेजर्स आप सजेस्ट करते हो। फाइन, देन
differences between organized and unorganized sector. Okay, differentiate between organized and unorganized, this is important. इसमें से आपको अलग अलग भी पूछा, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर तो आप लिख सकते हो, अनऑर्गेनाइज भी लिख सकते हो अगर आप ये डिफरेंसेस का आंसर पढ़ते हो. Then another one, in the past 50 years there has been a shift from industry to service sector. ओके, दैट इज चेंज इन, ये मतलब कि चेंज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर. पहले इंडस्ट्री पे लोग ज्यादा जा रहे थे या फिर प्राइमरी सेक्टर, वहां से पीपल आर टुडे मूविंग मोस्टली टू द सर्विस सेक्टर. क्यों? ठीक है, यू हैव टू गिव रीजंस. 4 मार्क का क्वेश्चन है, राइट? देन नाउ हियर वी गो विद द फोर्थ यूनिट, दैट इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन है, हाउ डज द एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. एक्चुअली एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? हाइट को कहते हैं. ओके, जैसा कि माउंटेन्स है, दे आर एट अ हायर लेवल देन कंपेयर टू द सी लेवल. सो माउंटेन्स के पास में जो क्लाइमेट होता है इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सी लेवल, या सी लेवल यानी कोस्टल प्लेन्स, जो प्लेन्स होते हैं तो उनका क्लाइमेट. सो आई मीन टू से दैट कि एल्टीट्यूड इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसको क्लाइमेट कंट्रोल्स कहा जाता है. 4 फैक्टर्स है. ये क्वेश्चन को 6 मार्क्स में अनदर वे में ऐसे पूछा जाएगा, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम. ओके, तो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? एल्टीट्यूड, दैट इज हाइट. लैटिट्यूड यानी कि अब जैसे पोल्स है, पोल्स के पास में नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के पास क्लाइमेट कंप्लीटली डिफरेंट है, इक्वेटर के पास कंप्लीटली डिफरेंट है, इजंट इट? सो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओके, एज वेल एज अपर एयर सर्कुलेशन. ये 4 फैक्टर्स है, इसमें से 2 एक्सप्लेन करने के लिए पूछता आपको 6 मार्क्स में. अब यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स में एक पूछा कि एल्टीट्यूड, तो ओके, सो बी रेडी विद ऑल द 4. कुछ भी पूछा तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट. नेक्स्ट एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, why Coromandel Coast receives high rainfall during the northeast monsoons. Another next question, it's a 4 mark question. Write about the southwest monsoons. Southwest monsoons के बारे में लिखना है. Most of us receive the rainfall from southwest monsoon. एक और 6 marks का क्वेश्चन अलग है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना. Okay, classify the monsoon winds in India and explain them. Okay, this can also be asked as explain the mechanism of monsoon in India. Explain the mechanism of monsoon or classify the monsoon winds in India is one and the same. Next, another question. Name the factors that affect. Okay, I already told this. Okay, we don't need this. Then another question. What are the causes of global warming? Very important. What are the causes of global warming? And suggest the measures to reduce global warming. देखो global warming, देखो जैसे मैंने आपको बताया है कि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में मैंने एनालाइज किया कि एक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन दे रहा है और उसके सॉल्यूशन, उसके सजेशंस पूछ रहा है. जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है, हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड, इजंट इट? उसी तरह प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन हो सकता है, प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन हो सकता है. कोई ना कोई एक प्रॉब्लम दे रहा है और उसके सजेशंस पूछ रहा है. देखो सजेशन डजंट मीन 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, इफ द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द ह्यूमंस, इसको AGW कहा जाता है. ओके, एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कॉज्ड बाय द ह्यूमंस, राइट? ओके, सो आई बिलीव we have done with all the important questions from here. Now I'll move on with the 5th unit, Indian rivers and the water resources. So इसमें भी mostly आपको suggestions वाले questions ही हैं, most of them. Okay, एक question है, what are the 2 mark का है, what are the steps to be taken? What are the steps taken in Hiwade Bazaar to conserve soil and water? Soil and water जो important natural resources है, इसको conserve करने के लिए हिवाड़े बाजार में क्या measures लिए गए थे? ठीक है, so they have dig trenches. Okay, so ये लोग soil को मॉइस्ट रखने के लिए क्या क्या करें आपको लिखना है. देन सजेस्ट मेजर्स टू कंजर्व वाटर. 2 मार्क का क्वेश्चन है, यानी डैम्स बनाओ, पर्कोलेशन टैंक्स बनाओ. देन अनदर 2 मार्क क्वेश्चन, व्हाई डैम्स स्टोरेज कैपेसिटी इज रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग दीज डेज. तो मोस्टली क्या हो रहा है कि डैम्स में ओके सिल्ट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लासिफाई the Indian drainage system on the basis of its origin and explain one of them. Okay, what do you mean by origin? Origin का मतलब होता है birth. So birth के आधार पे, starting के आधार पे यानी आपको river systems को explain करना है, okay, classify करना है. तो classification क्या बोलता है कि there are 2 types of river systems with us. One is the Himalayan rivers जो ग्लेशियर से मेल्ट होके आते हैं और वो पेरिनियल है. पेरिनियल का मतलब है दे फ्लो थ्रू आउट ए ईयर. और नीचे हमारे पास नीचे जो पेनिनसुलर रिवर्स है साउथ इंडिया के, ये सीजनल रिवर्स हैं. ठीक है, so और ये seasonal rivers most of the time either they join the Bay of Bengal or Indian Ocean or the Arabian Sea, वो वहीं पे ड्रेन हो जाते हैं. so ये इसको ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है. so origin के हिसाब से आपको लिखना है और इसको एक एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा कोई एक. ओके, so मेरा सजेशन है मोस्टली हिमालयन रिवर्स पढ़ लेना. नेक्स्ट एक 4 मार्क का क्वेश्चन है,
Okay, write suggestions for betterment of groundwater level in Telangana. Next, population lesson पे आते हैं. Okay, so classify, 2 mark का question. Classify the age structure of population and write about any one of them. तो देखो हमारे पास age structure कैसे classify हो रहा है कि 0 to 14 years, that is children, then 15 onwards to 59 the working age, and 15 and above is the aged people. Okay, जो retire लोग होते हैं, मतलब they don't work in this age, ये working age है, ये children है who should be getting, you know, educated. Next, 2 mark questions. What are the factors that affect the population density? Then similarly एक और factor का question है, ये different है. What are the factors that influence the population change, that is change in population size? Okay, this is different. यानी जनरल पॉपुलेशन के बारे में आपको कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रहा है इस पे लिखना है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी का था. नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल इट. 4 मार्क क्वेश्चन था ये, प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड, राइट. देन मूव ऑन विद द 7th यूनिट, सेटलमेंट्स एंड माइग्रेशन. इसमें देखिए राइट, 4 मार्क क्वेश्चन है, राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स एज वेल एज दे आर समटाइम्स आस्किंग द सॉल्यूशंस. That is in the way of suggestions. Next, 2 mark question. Write about the measures to improve the working condition of migrant workers. वो unorganized sector के workers अलग थे, ये migrant workers है. So इनकी working conditions को how to can be they be improved. Now, 6 mark question. Explain how settlements began. Settlements, okay, earlier कैसे start हुए and why do they keep changing? Okay. Then next one, 4 mark. राइट अबाउट सीजनल माइग्रेशन. सीजनल माइग्रेशन स्पेशली आपके पास में महाराष्ट्र के जो शुगर केन कटर्स है सीजन के समय जाते हैं. देन अनदर 4 मार्क क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस अट्रैक्ट सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लेन. किस तरह के प्लेसेस सेटलमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, ओके, उसको आपको एक्सप्लेन करना है. देन क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल माइग्रेट. जब लोग माइग्रेट होते हैं तो क्या होता है, जब लोग माइग्रेट होते हैं तो उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करना है, उनको मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, उनके बच्चों को स्कूलिंग होना है, सो बहुत सारी चीज़ें होती है, चैलेंजेस होते हैं. Next, 8th unit, Rampur village economy. 2 mark question. What is multiple cropping? Okay. Then another 2 mark question. Write the differences between physical capital and working capital. देखो physical capital is different from working capital. Physical capital का मतलब होता है जो long term में आपको use होने वाली चीज़ें होती है. For an example, आपकी machinery है, अगर आप फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो machines है, isn't it? And similarly, land it could be building. Okay, these are the physical capital. वर्किंग कैपिटल यानी कि जो रॉ मटेरियल्स आपको होना है, ओके, शॉर्ट टर्म इमीडिएट के लिए, और लिक्विड कैश जो होना है आपको कैश, तो ये वर्किंग कैपिटल होता है. देन हाउ डू स्मॉल फार्मर्स ऑब्टेन देयर कैपिटल, ओके, फॉर एग्रीकल्चर को कैसे ऑब्टेन करते हैं एग्रीकल्चर के लिए. सो यूजुअली क्या करते हैं कि लार्ज फार्मर्स जो होते हैं या लार्ज जो पीजेंट्स है, लैंडलॉर्ड्स, उनसे लेते हैं, या फिर मनी लेंडर से लेते हैं, या बैंक से लेते हैं. एंड ओके, एक्सेप्ट द बैंक, अदर दो सोर्सेस है, दे लेवी, दे इम्पोज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, 4 मार्क क्वेश्चन. व्हाई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज मोर इन द प्लेन्स दैन इन प्लेट्यूज. ऑब्वियसली, ओके, जो लैंडफॉर्म है, प्लेट्यूज अनइवन होते हैं, ओके, सॉइल भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, और यहाँ पे उतने रिवर्स नहीं होते जितने के प्लेन्स में होते हैं. तो दैट्स द रीजन. आपको एलॉबरेट करके लिखना है. नेक्स्ट, very very important from this unit, I mean this lesson, write about the 4 factors of production, या फिर explain the organization of production या requirement of production कहा जाता है, जैसे land, labor, isn't it, capital, ये चारों explain करना है लिखने के साथ साथ. Then 6 marks question. Explain the reason for depletion of groundwater table and suggest activities to increase the groundwater level. As I told you, they are every time ये lesson में देख रहे हैं कि आपके स्पेशली पार्ट 1 से प्रॉब्लम्स क्या है, कोई ग्राउंड वाटर लेवल क्यों डिक्लाइन होते जा रहा है और इसको कैसे इंप्रूव किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, 9th यूनिट, ग्लोबलाइजेशन. राइट द फैक्टर्स दैट लेड टू ग्लोबलाइजेशन. 2 मार्क का था. ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, पहले आप समझोगे ग्लोबलाइजेशन क्या है. ओके, क्रॉस बॉर्डर इंटरडिपेंडेंस हो रही है, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री से डिपेंड हो रही है. किस लिए? टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, isn't it? या एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की, जो हमारे पास कुछ एक्सेस है तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमको जो नीड है, जैसे हम ऑयल मंगवाते हैं, ओके, हमारे पास जितना ऑयल प्रोड्यूस होता है आसाम, डिगबोई, ट्रॉम्बे, उतना सफिशिएंट नहीं होता है, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, राइट. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, नॉलेज एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, ओके, एजुकेशन के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, यूरोप, ओके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीकन, ओके, मिडिल ईस्ट से बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन होता है. सो नाउ 4 मार्क क्वेश्चन. How are Indian companies benefited from globalization?
ओके, हाउ आर वी बेनिफिटेड? देखो यहाँ पे हमारे जो बिग टाइकून्स है, वेल्थी बिजनेसमैन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे आर बेनिफिटेड, ओके, लाइक टाटाज, महिंद्राज, ओके, एंड देन रिलायंस एंड ऑल, छोटी छोटी कंपनीज तो हमारी शट हो गई। तो इसलिए एक और क्वेश्चन भी बनता है इससे कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसको एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी कहा जाता है, ओके, यानी कि बड़ी कंपनीज सर्वाइव करें और compete कर पा रहे हैं ग्लोबली, ये लोग भी अच्छा सा पैसे अर्न कर रहे हैं, बट स्मॉल यू नो producers have completely lost and they have been vanished. Next, how do MNCs control production? 4 mark question. Multinational corporations यहाँ पे production को सारा control कर दे. How do they do that? Next, another question. Write the differences between foreign trade and foreign investment. Foreign investment क्या होता है कि बाहर की country या बाहर की company यहाँ पे पैसे invest कर रही है. Foreign trade, that is we are doing a business with them. Then a 6-mark question, write about the WTO, World Trade Organization. Next, food security. ठीक है, what are the main objectives of National Food Security Act? ये 2 marks में पूछा तो जस्ट 2-4 objectives main लिखना है. Explain बोला तो आपको explain करना है Food Security Act of 2013. देखो main इसका aim क्या है कि न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करें स्पेशली टू द चिल्ड्रन, एंड दे आर डूइंग इट थ्रू द डिफरेंट स्कीम्स लाइक मिड डे मील्स इन द स्कूल्स, आंगनवाड़ी से कर रहे हैं, और यू नो ग्रोन अप पीपल यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज हैं उनको PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम वगैरह से कर रहे हैं. देन 2 mark question, गिव सम suggest measures to increase food production in India. Already I have covered, फिर भी बता रहा हूँ, measures to increase food production in India. Then another 6 mark question, explain how government ensures food security. Government food security कैसे ensure कर रही है हमारे पास में, especially state government. Next, going forward, sustainable development with equity एक important topic है. Sustainable development का मतलब क्या होता है कि development at the present time, at the current time, without compromising the needs of the future. यानी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करके डेवलप होते हैं. तो ऐसे एक्सप्लॉइट मत कर लो कि पूरे एग्जॉस्ट हो जाए और फ्यूचर में लोगों को प्रॉब्लम हो, ओके, फ्यूचर जनरेशन फेस करे प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं करना है. तो आपको सेंसिबली यूज करना है, क्योंकि स्पेशली द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फाइन. सो और इक्विटी, इसमें जो टर्म है इक्विटी, द वर्ड इक्विटी मीन्स कि प्रेजेंट जनरेशन भी इसका यू नो एडवांटेज ले, इसका बेनिफिट ले, और फ्यूचर जनरेशंस को भी मिलना चाहिए. इक्वालिटी अलग है. इक्विटी का मतलब है बैलेंस, और एक और भी मतलब इसका एक कॉन्टेक्स्ट में है कि इससे जो भी यू नो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, ओके, वेल्थ क्रिएट हो रही है, सो दैट शुड बी इक्वल. इट शुड नॉट बी यू नो कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, यानी कुछ रिच पीपल ही इसका यू नो फायदा ना उठाए. तो सबको बराबरी हो, बैलेंस्ड इट शुड बी. आई मीन everyone should avail the benefits of this development. Next, एक 2 mark question है, इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको ट्रेडिशनल फार्मिंग भी कहा जाता है, जहाँ पे आपको फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करना है, पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करना है, केमिकल्स नहीं यूज करना है. देन 2 mark question, हाउ डज द मॉडर्न एग्रीकल्चर इज इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट. ये इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, मतलब कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, और सजेस्ट द मेजर, इसके लिए सजेशंस में भी पूछ सकता है. देन हाउ कैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी बी अचीव्ड. तो ये आपका 11th यूनिट था. 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी कैसे अचीव किया जा सकता है. ठीक है, सो I have covered up all the questions of 1 to 11 units. If I have missed anything, I'm going to continue with the next topic. I mean like next video जो होगी, जिसमें next topic आपकी 12 to 21 है, वहाँ पे हम continue करेंगे.